तो दोस्तों वेलकम टू जीरो आई इसमें आपका स्वागत है दोस्तों। तो हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए जो है एमसीक्यू को प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारा टारगेट है कि प्रीलिम्स के पहले तक 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन को करने का। अभी तक हम लोग 290 क्वेश्चन तक कर चुके हैं, ठीक है। और हम लोग सारे सब्जेक्ट्स को ले रहे हैं, मतलब फुल टेस्ट हम लोग कर रहे हैं, ठीक। ये क्लास नंबर हमारा 18 है और ये अगर आप क्लास कर लेते हैं जो 3 से 4 हज़ार एमसीक्यू का, ठीक है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर अवेलेबल है, और जो हम रिवाइज आपको करवा रहे हैं, ठीक है ना, थ्योरी का, वो अगर दोनों कर लेते हो आसानी से आपका प्रीलिम्स में एक सीट आपका कंफर्म हो जाएगा। इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं दोस्तों। मेरा नाम राहुल बनवाल है, मैं यूपीएससी पीएफओ में सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। साथ ही साथ मैंने यूपीएससी का मेंस 2020 में, 2024 में और यूपीपीसीएस का मेंस 2021 में दिया है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। इसका पीडीएफ ऑलरेडी हमने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने पिन कर दिया है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। एक तरफ हमारे पास क्वेश्चन जो है वो आपका इंग्लिश में है, दूसरी तरफ क्वेश्चन आपका हिंदी में है। तो अभी तक हम लोग 2 सेट पूरा फुल कर चुके हैं, तो 200 क्वेश्चन हो गया। और तीसरा टेस्ट हम लोग लिए हैं जिसमें हम लोग 90 क्वेश्चन तक कर चुके हैं, तो 290 क्वेश्चन तक हमारा हो गया है। बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट लाइकली टू बी एन इन्वायरमेंटल बेनिफिट ऑफ द बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स ओवर द ट्रेडिशनल प्लास्टिक। तो निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक प्लास्टिक की तुलना में बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का पर्यावरण लाभ होने की सबसे कम संभावना है। मतलब हम इन्वायरमेंटल जो बेनिफिट होता है, आपको पता है जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक मतलब ऐसा प्लास्टिक जो बैक्टीरिया जिसको सड़ा गला सकता है। नॉर्मली जो प्लास्टिक होता है जो हम लोग अभी यूज करते हैं उसको बैक्टीरिया ये सब सड़ा गला नहीं सकता है, उसका क्षय नहीं हो सकता। लेकिन जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है उसका क्षय हो सकता है। तो बोल रहा है कम से कम चारों ऑप्शन में से कम कौन सा बेनिफिट जो है वो होगा ही होगा। तो पहला बोल रहा है रिड्यूस एक्युमुलेशन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इन लैंडफिल एंड नेचुरल इन्वायरमेंट। तो बोल रहा है कि लैंडफिल और प्राकृतिक वातावरण में प्लास्टिक कचरे का कम संचय, ठीक है। देखो ये हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता है। अगर हम बहुत ही ज़्यादा अगर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का यूज़ करने लगेंगे नेचुरल प्लास्टिक के मतलब ट्रेडिशनल प्लास्टिक की तुलना में, तो हो सकता है कि हमारा लैंडफिल और नेचुरल इन्वायरमेंट जो है और ज़्यादा भर जाए। तो ये हम कंफर्म रूप से नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें पूछा लिस्ट लाइकली, मतलब होना ही होना है वो। और ये देखो इसको मैं इस ऑप्शन से भी ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं कि देखो ये जो है कि अब पता है कि बायोडिग्रेडेबल जो प्लास्टिक है दोस्तों वो बहुत ही आसानी से जो है वो सड़ गल जाएगा, ठीक है। तो हम दूसरे सेंस में बोल सकते हैं कि इसमें बोला है चारों ऑप्शन फ़ायदा कर रहा है, लेकिन सबसे कम फायदा पर्यावरण को कौन करेगा, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। तो जैसे पता है अभी आपको देखिएगा बड़े बड़े शहरों में प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा समस्या है, उसका प्रदूषण का है ना, जिसके कारण पूरा आपका लैंडफिल जो है प्राकृतिक वातावरण में फैल जाता है। तो अगर हम बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक यूज़ करेंगे तो जाहिर सा बात है कि प्लास्टिक का जो वेस्ट होगा वो कम होगा, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जो होगा वो समय के साथ उसका क्षय हो सकता है, बैक्टीरिया ये सब उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कर सकते हैं, ठीक। तो ये ऑप्शन जो है वो क्या होगा, ये तो बहुत बड़ा बेनिफिट है, तो इसीलिए इसको हम लोग अभी काट देते हैं। ये सही है लेकिन सबसे कम वाला बेनिफिट ये नहीं है। बोल रहा है बेटर रिसाइक्लेबिलिटी देन ट्रेडिशनल प्लास्टिक। देखो दोस्तों जो भी आर्टिफिशियल चीज़ होता है ना उसका रिसाइकल करना उसको आसान होता है। जैसे कि अभी आपके पास प्लास्टिक है तो उसको रिसाइकल करके आप दूसरा चीज़ बना सकते हो, लेकिन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को रिसाइकल करना दोस्तों उतना ईजी नहीं होता है, ठीक है, ट्रेडिशनल प्लास्टिक के तुलना में। इसीलिए ये जो है वो सबसे अभी तक अगर 2 ऑप्शन में देखें तो ये सबसे कम बेनिफिट है, तो लेकिन ये भी रखते हैं, बाकी और भी देखते हैं हम। बोल रहा लोअर माइक्रो प्लास्टिक पोल्यूशन इन ओशियन एंड वाटरवेज, ठीक है। तो ये तो होगा ही भाई, बायोडिग्रेडेबल जो प्लास्टिक होगा वो टूट जाएगा, है ना, और वो उसको बैक्टीरिया सब खा भी जाएगा। तो माइक्रो प्लास्टिक क्या होता है आपको पता है, छोटा छोटा जो प्लास्टिक होता है, जो बड़ा प्लास्टिक है वो टूटता है समय के अंतराल से, या जो आप लिपस्टिक में यूज करते हो, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज करते हो, बहुत सारा चीज़ों में जो है माइक्रो प्लास्टिक, टूथपेस्ट ये सब में यूज होता है, लेकिन वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है। तो अगर हम बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक यूज करेंगे तो जाहिर सा बात है माइक्रो प्लास्टिक जो पोल्यूशन होगा ओशियन में वो कम होगा, ठीक है। तो ये बड़ा बेनिफिट है, इसलिए ये वाला ऑप्शन हमको नहीं कर सकते क्योंकि ये बेनिफिट तो होगा ही। फिर बोल रहा है फास्टर डिकम्पोजिशन अंडर नेचुरल कंडीशन लीडिंग टू लेस पर्सिस्टेंट पॉल्यूशन। जाहिर सा बात है ये भी होगा, प्राकृतिक परिस्थितियों में तेज़ी से घटन होगा जिसके कारण प्रदूषण कम होगा, तो ये भी होगा। तो कौन सा जो है हम बोल सकते हैं कम बेनिफिट ये है कि ये रिसाइकल करना जो है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को वो कम होता है, ठीक है। तो ये आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ख, ठीक। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 92 सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम के तहत भारतीय केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था। तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है दोस्तों बहुत ही पुराना संस्था है, इसको बनाया गया था 1974 में, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर में ये डिपार्टमेंट जो है वो काम करता है। इसको जब बनाया गया था तो ये वाटर एक्ट के अंदर बनाया गया था। कौन से एक्ट के अंदर, वाटर एक्ट, जल अधिनियम 1974 के बाद बनाया गया था। बाद में इसको हम लोग और भी पावर दिए एयर एक्ट के अंदर में भी,
ठीक है। तो आंसर क्या होगा, वाटर एक्ट जो है हमारा, वाटर प्रिवेंशन एंड पॉल्यूशन ऑफ कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, जल प्रदूषण निवारण नियंत्रक अधिनियम 1974 के तहत जो है सीपीसीबी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया गया था, ठीक है, केंद्र पे। और राज्यों के लेवल पे भी एसपीसीबी स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं दोस्तों। बोल रहा है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटरफॉल रेफ्यूजी ऑफ द वर्ल्ड, ए रामसर साइट एंड ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इट वॉज द ओनली नॉन विंटरिंग साइट ऑफ द central pollution of the critically endangered Siberian crane and also serves as a wintering area for other globally threatened species such as the greater spotted eagle and imperial eagle। बोल रहा है कि यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जल पक्षी शरण स्थलों में से एक है, एक रामसर साइट भी है और विश्व धरोहर स्थल भी है। यहाँ पे जो साइबेरिया के क्रेन होते हैं वो ठंड के मौसम में आते हैं बच्चा देने के लिए, और क्योंकि साइबेरिया में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगा ठंड के मौसम में, तो गर्मी में यहाँ पे जो है थोड़ा अधिक रहेगा, है ना। अगर इंडिया में बात करेंगे, इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री में आता है, और ग्रेटर स्पॉटेड ईगल और ये सब भी इसमें ठंड के मौसम में आती है। तो इसमें क्या है, तो जाहिर सा बात है, आपने पढ़ा होगा एशियन हाईवे, ठीक है, फ्लाईवे जो आपका, या फिर यूरेशियन फ्लाईवे है ना, अभी हम आपको दिखाएंगे भी। तो वहाँ से जो है जो प्रवासी पक्षी है वो आते हैं। तो वो कहाँ आते हैं, आपने सुना भी होगा, न्यूज़ में भी रहता है, कहाँ पे, केवलादेव नेशनल पार्क। केवलादेव जो नेशनल पार्क है, ठीक है, ये आपका कहाँ पे है, ये आपका राजस्थान में है, ठीक है। और ये आपका रामसर साइट भी है, ठीक है। ये बहुत ही पुराना है ना। पहले इसको जो लॉर्ड लिनलिथगो था, उसके लिए इसको रिजर्व के रूप में, महाराजा के रूप में उसको बनाया गया था, और यहाँ पे वो आके जो है शिकार करते थे बतख का, और पार्टी मनाते थे। बाद में भारत सरकार इसको डिक्लेयर कर दिया नेशनल पार्क। बाद में भारत सरकार जो इसको नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर दिया, ठीक है। तो बाकी भी नेशनल पार्क के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ते हैं। जो रणथंभौर नेशनल पार्क है, ये आपका कहाँ पे, राजस्थान में है। सरिस्का कहाँ पे है आपको दोस्तों, उड़ीसा में है। काजीरंगा आसाम में है। यहीं पे आपको ब्रह्मपुत्र नदी भी इसे क्रॉस करती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। विश्व में सबसे ज़्यादा अगर एक सींग वाला गैंडा मिलता है तो कहाँ मिलता है, काजीरंगा नेशनल पार्क में या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिलता है। ये नेशनल पार्क भी हमारा है, ठीक है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ केवलादेव नेशनल पार्क से कौन सी नदी आती है, क्या गंभीरी नदी आती है या कौन सी नदी आती है, ज़रूर बताइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 94। बोल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली लॉन्च्ड द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस टू प्रमोट द कंजर्वेशन ऑफ बिग कैट्स ग्लोबली, ठीक है। भारत सरकार ने हाल ही में वैश्विक स्तर पर बड़ी बिल्लियों के संरक्षण देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की शुरुआत की है। इसमें कौन सी बड़ी मछली जो है बिल्लियाँ इसमें शामिल है, बिग कैट में किसको हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है, वो शामिल तो है, लेकिन बट आर नॉट फाउंड इन इंडिया, लेकिन जो भारत में नहीं मिलता है, ठीक है। तो हाल ही में भारत सरकार ने जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को जो है लॉन्च किया है, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, इंडिया में है। और भारत सरकार इसको बोला है कि हम इसको 150 करोड़ रुपया 150 करोड़ रुपया देंगे आने वाले 5 साल तक, मतलब 2023-24 से लेके 2027-28 तक देंगे, ठीक है। इसमें 90 से अधिक जो देश हैं वो इसके मेंबर हैं, ठीक है। एक देश इसका मेंबर नहीं है, 90 देश इसका मेंबर है। बिग कैट में क्या क्या शामिल होता है, बिग कैट में शामिल होता है बाघ, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टाइगर। इसके अलावा इसमें जो शामिल है वो है पूमा, ठीक है, उसके बाद जैगुआर, ठीक है, और चीता, ठीक है। कितने हुए, 6। और टाइगर भी, मतलब ये लायन भी शामिल है, लायन, ठीक है। तो शेर, बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, पूमा, जगुआर और चीता, कितना, 1 2 3 4 5 6 7 जो है इसमें शामिल है, ठीक है। 7 में से जो हमारा 5 है वो भारत में मिलता है। बाघ मिलता है, तेंदुआ मिलता है, शेर मिलता है, लेपर्ड मिलता है, हिम तेंदुआ मिलता है, स्नो लेपर्ड मिलता है, और चीता मिलता है। चीता भी तो इंडिया में है ही, है ना। यहाँ ये नहीं बोला कि नेचुरली मिल रहा है कि नहीं, लेकिन मिल तो रहा है ना। अभी हम लोग चीता लेके आए ना अफ्रीका से, ठीक है ना। तो कौन सा इंडिया में नहीं है, तो जैगुआर नहीं मिल रहा है अभी, और पूमा नहीं मिलता है, ठीक। तो 2 और 4 नहीं होगा, आंसर होगा, सही उत्तर चुनना है ना, 2 और 4। क्वेश्चन नंबर हम 95 देखते हैं। तो जो बिग कैट्स है उनको बचाने के लिए बिग कैट अलायंस जो है भारत लॉन्च किया है, 150 करोड़ रुपये बजट देगा 5 साल में। उसका हेड क्वार्टर आपका इंडिया में ही है, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद बोल रहा है टुवार्ड्स 1000 स्ट्रैटेजी
ए गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस रिलेट्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने एक प्रोग्राम लॉन्च कर किया, एक रणनीति लेकर आया जिसका नाम है टुवार्ड्स 1000 स्ट्रैटेजी। इसका क्या मतलब दोस्तों? इसका मतलब है कि 1000 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट जो है हमको सोलर एनर्जी में लेके आना है 2030 तक, ठीक है, ताकि हम 100 करोड़ से ऊपर लोगों को क्लीन एनर्जी दे पाएंगे और हम लोग 1000 गीगावाट सोलर एनर्जी कैपेसिटी भी लेके आएंगे। इससे क्या होगा, 1000 टन CO2 हमारा हर साल कम कर पाएंगे, ठीक है। तो मकसद क्या है? इसका मकसद है कि 1000 बिलियन सोलर एनर्जी में इन्वेस्टमेंट लेके आना, ठीक है, फिर 1000 मिलियन लोग मतलब 100 करोड़ लोगों को क्लीन एनर्जी देना, फिर 1000 गीगावाट एनर्जी कैपेसिटी को जनरेट करना, ये काम है, और CO2 का जो एमिशन होता है उसको 1000 मिलियन टन को हर साल मिटिगेट करना मतलब कम करना, ये भी है। तो चारों के चारों स्टेटमेंट करेक्ट है, 1, 2, 3 एंड 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। टुवार्ड्स 1000 स्ट्रैटेजी किसका है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, ठीक है। बोल रहा है कि विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लोराइड पोल्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फ्लोराइड दोस्तों जनरली पानी में आपको मिलता है, बहुत ही ज़्यादा फ्लोराइड हो जाता है तो आपको ये इन्वायरमेंट में भी नुकसान करता है और मानव के स्वास्थ्य को भी नुकसान करता है, मिट्टी विट्टी को भी ये नुकसान करता है। इसे फ्लोरोसिस के नाम से बीमारी हो जाता है ना, और फिर दांत वाँत और हड्डी वड्डी भी जो है वो कमज़ोर हो जाता है। थोड़ा सा फ्लोराइड होना ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा एक्सेस होगा तो दांत वाँत कमज़ोर भी होता है, टूट ठाट भी आता है, हड्डी भी चटकता है, कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। और फ्लोरीन जो होता है, फ्लोराइड किससे बना होगा? फ्लोरीन से। तो फ्लोरीन का प्रयोग जाता है आपको बहुत सारा चीज़ों में होता है, इंडस्ट्री में होता है ना। तो अगर अच्छे से उसका यूज़ नहीं करके इधर उधर फेंक दोगे इंडस्ट्री का वेस्ट को तो इन्वायरमेंट में चल जाएगा। कोयला में भी आपका फ्लोराइड रहता है, वो भी कोयला का भी खदान से फ्लोराइड रिस के पानी के थ्रू जो है मिट्टी में मिल सकता है। कोई पत्थर जो होता है, पत्थर में भी फ्लोराइड होता है, वो भी रिस के पानी में मिल सकता है। तो उसमें बारे में हमारा प्रश्न है, बोल रहा है इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सर्टेन कंज्यूमर प्रोडक्ट लाइक बैटरी एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कैन कॉज फ्लोराइड पोल्यूशन। हो सकता है कुछ बैटरी में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में फ्लोरीन रहता होगा, उसको इधर उधर फेंक दोगे तो वही वाला फ्लोरीन मिट्टी में चला जाएगा, पोल्यूशन करेगा। तो ये सही है कि बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे कुछ उपभोक्ता उत्पादों का अनुचित निपटान फ्लोराइड प्रदूषण का कारण बन सकता है। फिर बोल रहा है कंबस्शन ऑफ कोल इन द थर्मल पावर प्लांट कैन रिलीज फ्लोराइड। कोयला भी जो है एक तरह का पत्थर है, मिनरल है ना, उसके मतलब एक तरह का पत्थर है, सेडिमेंट्री रॉक है कोयला, मिनरल नहीं है ना, या इसको मिनरल भी बोल सकते हैं, फ्यूल मिनरल, ठीक है। तो आप देखिए उसके कारण भी हमारा हो सकता है, उसमें भी फ्लोरीन हो सकता है। फिर अगर पत्थर का भी नेचुरल वेदरिंग होता है, प्राकृतिक जो है अच्छा होता है, तो उससे भी फ्लोराइड मिल सकता है। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तीनों का तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, सभी 3 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। बोल रहा है विथ रेफरेंस टू द क्लाइमेट चेंज इन द जियोलॉजिकल पास्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो अतीत में हमारा भूवैज्ञानिक जो हमारा जलवायु परिवर्तन हुआ है उसके बारे में है, जलवायु परिवर्तन के बारे में बोल रहा है। रिंग्स इन द ट्री प्रोवाइड क्लूज अबाउट द वेट एंड ड्राई पीरियड्स। पेड़ों में जो मौजूदा छल्ले होते हैं वो गीले और सूखे मौसम के बारे में संकेत देते हैं। फिर बोल रहा है सेडिमेंट डिपॉजिट इन द ग्लेशियर लेक्स रिवील द ऑकरेंस ऑफ वार्म एंड कोल्ड पीरियड। अब देखो अगर पेड़ है, ठीक है, पेड़ का जो रिंग का क्या मतलब हुआ? लेयर। जैसे पेड़ है, ठीक है, इसका अलग अलग जो है तना बनता है ना, अलग अलग मौसम में, ठीक है, बनेगा। तो बहुत पुराना पेड़ होगा तो क्लाइमेट चेंज के कारण भी प्रभाव पड़ेगा ना। तो जब पेड़ को आप ऊपर से काट दोगे तो आपको जब ऊपर से काट के फिर देखोगे तो आपको पेड़ में ऐसे ऐसे रिंग जो है वो दिखेगा। ऊपर से देखोगे तो साइड से देखोगे तो ये दिखेगा, जब ऊपर से दिखोगे तो क्या दिखेगा? ये वाला पोर्शन दिखेगा ना, ऐसे ऐसे रिंग बना हुआ, समझ में आ रहा है? जैसे आप कोई वो लीजिए, माचिस लीजिए या कोई भी लकड़ी, उसको यहाँ पे अगल बगल इधर पेंट कर दीजिए पूरा, ठीक है, फिर उसके ऊपर एक और पेंट कर दीजिए, फिर और पेंट कर दीजिए। तो जब उसको आप ऊपर से जब देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? रिंग ही दिखेगा ना, कि ये एक कलर का है, दूसरा कलर का है, तीसरा कलर का है। तो उसी तरह से जो वेट एंड ड्राई पीरियड जब होता था तो उसके कारण भी बहुत सारा डिफरेंट टाइप का रिंग्स जो है वो बन जाता था। सिंपल बात है, तना जो है आपका अलग अलग क्लाइमेट में अलग अलग रिस्पॉन्ड करेगा, तो उसके कारण अलग अलग तना उसका डेवलप होगा, जड़ उसका डेवलप होगा, ठीक है। तो रिंग का स्टडी करने से हमको पता चल जाता है क्लाइमेट चेंज वहाँ उस एरिया में हुआ है, कितना हुआ है। तो ये सही है। और ग्लेशियर जो पिघलेगा दोस्तों तो उसके कारण बहुत सारा
बहुत सारा सेडिमेंट जो है वहाँ जमा होगा, फिर ग्लेशियर कुछ समय बाद ठंडा मौसम आएगा तो फिर जम जाएगा। तो ये जो वेट एंड ड्राई का पीरियड होता है उसके कारण भी सेडिमेंट का जो डिपॉजिट होता है उससे भी हमको पता चल सकता है। ठीक, तो ग्लेशियल झीलों में तलछट जमा होने से गर्म और ठंडी अवधि में पता चलता है हमको जलवायु परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो सही उत्तर हमको पूछ रहा है, तो दोनों का दोनों सही है कि नहीं है, बोलिए है। तो आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बायोफ्यूल्स इन इंडिया। बायोफ्यूल के बारे में ऑलरेडी हमने पहले भी बताया है। ठीक है, 4 जनरेशन का बायोफ्यूल होता है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। ठीक है, और बायोफ्यूल कोई भी चीज़ से बन सकता है, कोई भी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बन सकता है जिसमें जीवन होगा, वो प्लांट हो सकता है, एनिमल्स हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, उससे आप बायोफ्यूल बना सकते हो। ठीक है, तो बोल रहे हैं बायो इथेनॉल इज मेनली डिराइव्ड फ्रॉम द शुगर एंड द स्टार्च कंटेनिंग मिनरल्स वाइल बायोडीजल इज प्रोड्यूस फ्रॉम ऑयल एंड फैट। ये सही है। देखो बायो इथेनॉल का बात करेंगे ना तो वो आपका शुगर ऐसा चीज़ों से बनता है जिसमें चीनी हो और या कोई उस तरह का मटेरियल हो, स्टार्च हो। ठीक है, जैसे गन्ना बनना से क्या बनेगा, गन्ना से, आलू से, उससे आपको बनेगा बायो इथेनॉल। लेकिन बायोडीजल जो होता है वो आपका तेल और ऑयल से बनता है, वेजिटेबल ऑयल हो सकता है, एनिमल का फैट हो सकता है, उससे आपका बनता है। तो याद रहेगा, तो बायोडीजल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको एनिमल का फैट, वेजिटेबल ऑयल या लिपिड सोर्स चाहिए। क्या चाहिए, लिपिड। वो लिपिड मतलब एक तरह का फैट, कार्बोहाइड्रेट। लेकिन अगर बायोइथेनॉल बनाना है तो आपको शुगर और स्टार्च चाहिए होता है। ठीक है, तो ये एकदम सही है, कोई इसमें डाउट नहीं है। बायोइथेनॉल बनाने के लिए चीनी और स्टार्च युक्त पदार्थ चाहिए, जबकि बायोडीजल से तेल और वसा से बनता है। स्टेटमेंट नंबर 2 है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट ए टारगेट ऑफ 20% ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल इन पेट्रोल बाय 2026 while the target of blending of biodiesel in diesel is 5% by 2030। ये भी सही है। भारत सरकार ने ये लक्ष्य रखा है कि हम जो पेट्रोल में इथेनॉल मतलब बायो इथेनॉल बनाए, जो इथेनॉल हम लोग बनाएंगे किससे, ऐसा चीज़ों से जिसमें आपका स्टार्च रहे, जिसमें आपका क्या रहे, शुगर रहे, उसको बायो इथेनॉल बोलते हैं। प्लांट एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो सकता है वो। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, पेट्रोल में हमको पेट्रोल, क्योंकि देखो बायो पेट्रोल जो पेट्रोल में क्या मिलाते हैं, वो इथेनॉल मिलाते हैं, उसमें डीजल नहीं मिलाते हैं। ठीक है, बायोडीजल में क्या मिलाते हैं, बायोडीजल किस में मिलाते हैं, डीजल में। तो बायोडीजल जो हम बनाएंगे उसको हम लोग ब्लेंड करेंगे, उसको मतलब मिक्स करेंगे डीजल के साथ। कितना, तो 5%, जितना भी डीजल होगा उसको 5% हम लोग बायोडीजल ऐड करेंगे। 2030 तक ये लक्ष्य है। और इथेनॉल ऐड करेंगे पेट्रोल में कितना तक, 20% करेंगे 2025। इससे होगा क्या, आपको पता है कि पेट्रोल और डीजल हम लोग को बाहर से लेना पड़ता है, तो हमारा खर्चा कम हो जाएगा क्योंकि हम लोग उसमें इथेनॉल ये सब मिला दे रहे हैं, तो हम लोग को कम पेट्रोल लाना पड़ेगा। दूसरा इससे क्या होगा कि चूँकि ये नेचुरल बन रहा है ना, बायोडीजल बायो और इथेनॉल, तो ये क्लाइमेट फ्रेंडली भी हमारा होगा। जो तो पेट्रोल डीजल होगा उतना ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्लाइमेट चेंज को उतना प्रभावित नहीं करेगा। ठीक है, तो ये लक्ष्य है कि 2030 तक इथेनॉल का ब्लेंडिंग करना है पेट्रोल में कितना, 20%, और 2025-26 तक, और 2030 तक कितना करना है, डीजल का करना है 5%, बायोडीजल उसको मिलाना है, बायोडीजल को डीजल में मिलाना है। तो दोनों का दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। हमसे पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, 1 और 2 दोनों होगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 बोलते हैं, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द टर्म काराकोरम एनोमली। एनोमली का मतलब होता है जो थोड़ा सा जो विसंगता, हिंदी में क्या बोलेंगे, जो विसंगत है, जो संगत में नहीं है। ठीक है, तो काराकोरम आपको पता है, काराकोरम आपका जो है क्या है, ट्रांस हिमालय है। तो काराकोरम एनोमली का मतलब ये हुआ दोस्तों कि पूरे विश्व में जो हो रहा है वो हमारा ग्लेशियर जो हो रहा है ना, पूरे विश्व में ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण जो है वो ग्लेशियर पिघल रहा है। लेकिन अगर काराकोरम की बात करेंगे, तिब्बत प्लेटू ये सब का जो है, वहाँ का जो ग्लेशियर है दोस्तों वो पिघलने की जगह या तो बढ़ रहा है या तो उतना ही रह रहा है, चेंज उसमें नहीं हो रहा है। तो वही साइंटिस्ट उसको स्टडी कर रहे हैं और उसी को उन्होंने नाम दिया काराकोरम एनोमली। एनोमली मतलब विसंगता है, पूरे विश्व संगत में क्या होना चाहिए, एक जैसा क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता की। अगर हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो पूरा ग्लेशियर एक साथ पिघलना चाहिए पूरे विश्व में, लेकिन काराकोरम का ग्लेशियर नहीं पिघल रहा है। तो वही उसी को बोलते हैं कि क्या है वो, कि काराकोरम एनोमली, ए पैटर्न ऑफ जीरो और पॉजिटिव मास बैलेंस चेंजेज इन ग्लेशियर इन द काराकोरम रीजन। काराकोरम क्षेत्र में ग्लेशियर में शून्य या सकारात्मकता द्रव्यमान संतुलन पैटर्न परिवर्तन का एक पैटर्न। ठीक है, समझ में आ गया। तो 99 का जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो 300 क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन हम लोग रुकेंगे नहीं और करेंगे आज। ठीक है, बोल रहा है आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन हैज़ द पोटेंशियल टू ट्रिगर पॉजिटिव फीडबैक लूप्स विद इन द क्लाइमेट सिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सच ए फीडबैक मैकेनिज्म। तो आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन का मतलब ये हुआ कि जो आर्कटिक का टेम्परेचर है दोस्तों वो हमारा बढ़ रहा है, तो जिसके कारण आपका पॉजिटिव फीडबैक लूप हो रहा है, मतलब क्लाइमेट चेंज और हमारा
हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग और हमारा बढ़ रहा है। कैसे? देखो, ग्लेशियर पिघलेगा, ग्लेशियर पिघलेगा तो बर्फ़ पिघल रहा है, तो बर्फ़ का पिघलने से क्या होगा, जो भी उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ये सब स्टोर है वो कम हो जाए, वो एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। और ये क्या है आपका ग्रीन हाउस गैस। तो ग्लेशियर पिघल रहा है तो CO2 ज़्यादा आपका निकलेगा, क्योंकि ग्लेशियर में वो बंद था पहले से, ठीक है। पेड़ पौधा भी वहाँ जो नुकसान हो जाएगा, मर जाएगा, जो भी वहाँ लाइकन फाइकन होगा, अलगी वलगी, वो भी मरेगा। तो वो भी CO2 को एब्जॉर्ब करता था, लेकिन वो भी मरने के कारण CO2 हमारा बढ़ेगा, ग्रीन हाउस गैस बढ़ेगा। तो ग्रीन हाउस गैस बढ़ेगा तो और हमारा पृथ्वी गर्म होगा और बर्फ़ पिघलेगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव लूप, पॉजिटिव फीडबैक लूप, ठीक है। दूसरी बात क्या, बर्फ़ पिघलेगा तो बर्फ़ कम हो जाएगा, तो बर्फ़ कम होगा तो अल्बीडो जो है कम हो जाएगा। अल्बीडो क्या होता है, जितना ज़्यादा सूर्य का प्रकाश कोई बॉडी रिफ्लेक्ट कर लेगा, जो भी उस पर पड़ा और उसको वो वापस भेज दिया, तो उतना उसका अल्बीडो ज़्यादा होता है। तो बर्फ़ का अल्बीडो कम हो जाए, उसका जो है उस एरिया का अल्बीडो कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बर्फ़ जो है वो सबसे ज़्यादा उसका अल्बीडो होता है। तो बर्फ़ घटने से अल्बीडो हमारा घट जाएगा उस एरिया का। तो अल्बीडो घटेगा तो क्या होगा, सूर्य का प्रकाश जो है जो पड़ेगा वहाँ उस एरिया में, तो उसको वापस वो नहीं भेज पाएगा, ठीक है, और वो एब्जॉर्ब करने लगेगा, तो उससे और हमारा बर्फ़ पिघलेगा, और बर्फ़ पिघलेगा तो और अल्बीडो कम होगा। तो इसी को पॉजिटिव फीडबैक हम लोग बोलते हैं, कि मतलब क्लाइमेट चेंज को और ये बढ़ा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, रिड्यूस स्नो एंड आइस कवर लीडिंग टू डार्कर सरफेस। तो जब हमारा आइस और बर्फ़ पिघलेगा तो वो सरफेस क्या होगा, बर्फ़ पिघलेगा तो पानी पानी, और पानी जो होता है अब बर्फ़ की तुलना में क्या होगा, थोड़ा डार्क होगा। डार्क होगा तो उसका अल्बीडो क्या होगा, कम होगा। तो कम होगा उसका अल्बीडो तो क्या होगा, और ज़्यादा वो पिघलेगा। एंड इंक्रीज द सोलर एब्जॉर्प्शन, और ये क्या करेगा, सूर्य का प्रकाश को और भी ज़्यादा अवशोषण करेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ये जो पॉजिटिव फीडबैक बोल चाहे वही उसका पॉजिटिव फीडबैक का एग्जांपल है। पॉजिटिव फीडबैक मतलब आप ये मत समझ लीजिए बहुत अच्छा चीज़ है, ख़राब चीज़ है, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक क्या होगा कि क्लाइमेट जो गर्मी है उसको कम करना चाहिए, और ज़्यादा पेड़ पौधा लगा दो, तो जो क्लाइमेट चेंज हो रहा था वो घट जाएगा। लेकिन पॉजिटिव फीडबैक मतलब क्या हुआ, बर्फ़ पिघलने के कारण और हमारा बर्फ़ जो है पिघलेगा, ग्लोबल वार्मिंग और होगा, ठीक है। तो अभी तक हमने 300 क्वेश्चन तक कर लिया, अब हम लोग आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर, अभी तक 300 तक हो चुका है, ये क्वेश्चन नंबर 301 है। इसका PDF हम टेलीग्राम चैनल पे आपको दे दिए, देखिएगा। तो बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द ड्राफ्ट पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑन एग्रीकल्चर मार्केटिंग। कृषि विपणन पर राष्ट्र नीति रूपरेखा के मसौदे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत सरकार ने का जो कृषि मंत्रालय हाल ही में एक ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी लेके आया दोस्तों एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए। इसमें हम लोगों ने कुछ बात किया, जैसे हम लोग इसमें प्राइवेट होलसेल मार्केट को बोले हैं कि हम लोग जो है भारत में प्राइवेट लोगों के द्वारा होलसेल मार्केट को डेवलपमेंट करने के लिए उसको प्रोत्साहित करेंगे। दूसरा, हम लोगों ने डायरेक्ट परचेज का प्रावधान दिया। डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट किसानों से लोग खरीद पाएंगे, कौन, जो निर्यातक होंगे, वो जो प्रोसेसर, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वाले, ऑर्गेनाइज रिटेलर वाले, होलसेल बायर वाले, वो सारे डायरेक्ट किसान से खरीद सकते हैं। अभी नहीं है, अभी किसानों से आप डायरेक्ट नहीं खरीद सकते, आपको APMC मंडी के थ्रू जाके खरीदना पड़ेगा, ठीक है। फिर हम लोगों ने बोला कि जो कॉरपोरेट पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आएंगे, ठीक है, जो ट्रेडिशनल मार्केट यार्ड है, जो ट्रेडिशनल बाज़ार होता है ना, उसको हटा के हम लोग उसका एकदम कॉर्पोरेट तरीक़ा से एकदम उसको बना के लाएंगे, डेवलप करेंगे, है ना। कॉर्पोरेट समझ रहे हो, एकदम एडवांस तरीक़ा से डेवलप करेंगे। साथ ही साथ जो आपका जो साइलो है, जो कोल्ड स्टोरेज है, जहाँ पे सामान को भंडारण के लिए करते हैं, उसको भी हम मार्केट के रूप में डेवलप करेंगे। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग को अलाउ करेंगे। हम लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रमोट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग समझते हो, जैसे किसान है और ये कोई कंपनी है जिसको गेहूँ चाहिए और इसको बदले में पैसा चाहिए किसान को, तो दोनों को हम जोड़ देंगे, जिसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बोलते हैं, ठीक है। फिर एक फेडरल हम लोग कमेटी बनाएंगे, ठीक है, जिसमें स्टेट का जो एग्रीकल्चर मार्केट का जो मिनिस्टर्स होगा वो उसके मेंबर्स होंगे, ताकि राज्यों का भी बात को उसमें रखा जा सके, ठीक है। उसको फेडरल कमेटी बोला जाएगा। फिर हम लोग ग्राम को प्रमोट करेंगे, जो ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट है, जो ग्रामीण हाट होते हैं, उसको हम लोग डेवलप करेंगे। 300 जो छोटा छोटा गांव का हाट होता है, उसको सालाना 300 गांव को हम लोग ग्राम के रूप में, ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट के रूप में डेवलप करेंगे। हम लोग मॉडर्नाइजेशन आधुनिकीकरण लेके आएंगे, जिसमें हम लोग कटिंग एज टेक्नोलॉजी जो हो गया, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब का प्रयोग करेंगे। मशीन लर्निंग का यूज करेंगे, ताकि जो सप्लाई चेन है, ठीक है, जैसे किसान ने उगाया, फिर उसको बेचा, तो फिर उसको पैसा मिला, जो पूरा सप्लाई चेन होता है उसका, फूड प्रोसेसिंग, सारा चीज़ को उसमें टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, डिजिटल मार्केटिंग लेके आएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक नेशनल ई-नैम जो है, ई-नैम, उसको और ज़्यादा हम लोग डिजिटलाइज करेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है।
तो ये सारा बात इसमें बोला गया। बोला इट्स रिकमेंड स्टेचुटरी स्टेटस फॉर एमएसपी, इसने जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य को वैधानिक स्थिति प्रदान करने की सिफारिश किया। अभी हमने उसका चर्चा किया, नहीं किया, मतलब ये गलत स्टेटमेंट है। इसने नहीं बोला कि एमएसपी को लीगल दर्जा देने के लिए, जिसका कि किसानों ने विरोध, किसान ने बोला कि आप पॉलिसी तो लेके आए लेकिन एमएसपी के बारे में चर्चा कहाँ है। फिर दूसरा, इट एग्जाम्स एपीओ फ्रॉम ट्रेडिंग लाइसेंसेस व्हेन सेलिंग टू प्रोसेसर्स एंड एक्सपोर्टर एट देयर प्रेमाइसेस, बोल रहा है यह एपीओ को संसाधक और निर्यातकों को उनके परिसर में बिक्री करते समय व्यापार लाइसेंस से छूट प्रदान करता है। तो ये सही है। जो एपीओ है वो जब अपना सामान बेचना चाहता है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एपीओ क्या होता है, फार्मर लोगों का ग्रुप, वो जब सामान बेचना चाहता है प्रोसेसर को और एक्सपोर्टर को, तो उसको अलग से लाइसेंस लेने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अच्छी बात है, किसानों को और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि जहाँ उसको बढ़िया दाम मिलेगा वो बेच सकता है। फिर बोल रहा है इट इनविसाजेज डिक्लेयरिंग वेयर हाउस, साइलो एंड कोल्ड स्टोरेज एट डीम्ड मार्केट यार्ड, इसने बोला कि गोदाम, साइलो और कोल्ड स्टोरेज को मार्केट यार्ड के रूप में घोषित करने, ताकि वहाँ पे भी व्यापार किया जा सके। ठीक है, तो ये भी सही है। तो कितने कथन सही हैं दोस्तों बताइए? 2 कथन सही है, तो ओनली 2 हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, मतलब 302 देखते हैं। ऑलरेडी हमने 3 टेस्ट फुल कर लिया। बोल रहा है व्हाट डज सेलेक्टिव साइलेंसिंग रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ रिफर टू। सेलेक्टिव साइलेंसिंग मतलब चुन के किसी को चुप कराना, उसको बोलते हैं सेलेक्टिव साइलेंसिंग। ठीक है, ये दोस्तों हाल ही में जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है उसने एक सर्वे किया और एक मतलब रिसर्च किया और पाया कि सेलेक्टिव साइलेंसिंग का क्या प्रभाव पड़ता है किसी भी बीमारी को होने में। ठीक है, तो ये स्टडी किया उन्होंने और पाया कि प्रत्येक मतलब हमारे बॉडी में जो सेल होता है, ठीक है, जिसमें अगर हम रिप्रोडक्टिव सेल को छोड़ दें, मतलब स्पर्म और एग को छोड़ दो, तो हर सेल में जो होता है हर जीन का 2 कॉपी रहता है। एक आता है माँ से और दूसरा आता है पिता से। तो हर सेल में हर एक जीन का 2 कॉपी होता है। ठीक है, लेकिन कुछ सेल जो होता है उसमें कुछ एक्स्ट्रा सेल मतलब या एक्स्ट्रा चीज़ हो सकता है जो पेरेंट से ज़्यादा सिमिलरिटी हो या माँ से ज़्यादा सिमिलरिटी हो। ठीक है, तो सेलेक्टिव साइलेंसिंग का मतलब ये हुआ कि जो जीन हमको चाहिए होगा उसको जीन को हम लोग अलाउ करेंगे और दूसरे जीन को हम लोग साइलेंस कर देंगे। तो जो जीन से बीमारी होता होगा उस अगर जीन को बच्चे में नहीं आने देना है तो हम क्या करेंगे, जब बच्चा जब जन्म ले रहा है तो हम लोग उस जीन को क्या कर देंगे, साइलेंट कर देंगे, तब ताकि वो बच्चा को वो वाला सिम्टम नहीं आए। ठीक है, तो जीन साइलेंसिंग का मतलब ये हुआ कि जीन क्या करता है, वो बताता है जेनेटिक स्ट्रक्चर को, है ना, तो और या कोई सिम्टम को बताता है। तो अगर जीन साइलेंट हो जाएगा तो आपको बीमारी तो हो सकता है, ठीक है, जो जेनेटिकली ट्रांसफ़र होगा, लेकिन जीन साइलेंस होने के कारण क्या होगा, आपको सिम्टम पता नहीं चलेगा, लक्षण पता नहीं चलेगा, तो उसका उपचार करना भी दिक्कत होगा। एक ये संदर्भ में सिलेक्टिव साइलेंसिंग है और दूसरा ये है कि जीन को ही साइलेंस कर देना ताकि जो है उसका डिजीज उसके कारण जो हो वो ना हो। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है, प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिवली इनएक्टिवेट कर दे रहे हैं हम, निष्क्रिय कर दे रहे हैं 1 पेरेंट जीन कॉपी पोटेंशियली अफेक्टिंग द डिजीज आउटकम, ताकि उसको रोग से के परिणामों से प्रभावित जो करता है उसको हम लोग रोक पाएँ। तो 2 का आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है, बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम SFAC। तो लघु कृषक व्यापार संघ SFAC के संदर्भ में हमारा है। ठीक है, देखो स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम है दोस्तों, वो कृषि मंत्रालय के अंदर में आती है। आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर में ही आपका सहयोगी सहकारिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन, सब डिपार्टमेंट ऑफ जो कॉपरेशन है उसी में आता है। तो उसी मंत्रालय के अंदर में आपका स्मॉल फार्मर आपका एग्री बिजनेस कंसोर्टियम जो है एक स्वायत्त सोसाइटी है। ठीक है, इसको सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के हमारा जो 1860 है उसके अंदर में 1994 में इसको बनाया गया था। ठीक है, नाम से पता चल रहा है छोटे छोटे फार्मर जो आपका एग्री बिजनेस करते हैं, एग्रीकल्चर में जो बिजनेस करते हैं उनको सपोर्ट करना इनका काम है। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर जो मार्केट है उसको इम्प्लीमेंट करने में SFAC जो है वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। मतलब ई-नैम का इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है वो SFAC है। ये ई-नैम को मेंटेन भी करता है ताकि किसान को जो है
इससे जोड़ा जा सके। तो बोल रहा है इट इज़ ए वेंचर कैपिटल फंड विच एम्स टू इन्हेंस एग्री फाइनेंसिंग ऑफ एग्रीकल्चर टेक स्टार्टअप। गलत है, कहीं भी ये फंड टाइप नहीं है, ये क्या है, एक तरह का सोसाइटी है, ये गलत होगा। एसएफएसी इज़ द लीडिंग इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी ऑफ ई नैम, तो ये सही है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो कौन सा कथन सही है दोस्तों बताइए? दूसरा कथन सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बोल रहा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम भारत NCAP। भारत ने हाल ही में एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है कार का असेसमेंट करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए, ताकि कार का सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके। इसके लिए जो हमारा रोड मंत्रालय है, सड़क मंत्रालय है, परिवहन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, एंड हाईवे, इसने जो है एक प्लान लेके आया जिसमें हम लोग स्टार रेटिंग देंगे कि कौन सा कार कितना अच्छा है, उसके लिए उसका अलग अलग रेटिंग होगा, ताकि और कि उसका जब कोलिजन हो तो उसका सेफ्टी सुरक्षा लाया जा सके। तो ग्लोबल विश्व के स्तर पे भी हमारा न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम है, तो उसी के दायरे में जो है या उसी को देख रेख करते हुए भारत भी अपना एक NCAP लेके आया है, जो यूनाइटेड नेशन का जो मोटर व्हीकल स्टैंडर्ड्स है उसी के साथ ये तालमेल करता है। ठीक है, तो इस मॉडल के तहत और इसमें आपको टेस्टिंग कराना है, तो ये वॉलेंट्री है, स्वैच्छिक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कराना ही पड़ेगा, लेकिन अगर कराते हो तो आपको सरकार रेटिंग देगा कार का अलग अलग। इससे जो लोग को लगेगा कि हमको अच्छा कार लेना है तो वो रेटिंग देख के कार ले सकता है ना। जैसे अभी हम लोग AC लेते हैं तो AC का जो रेटिंग कराना है एनर्जी एफिशिएंट, वो कंपलसरी थोड़ी है, लेकिन अगर रहेगा तो आप अच्छा रेटिंग वाला लोगे तो उसका प्रमोट भी होगा AC और ज़्यादा बिकेगा। आजकल अच्छा AC का रेटिंग है तो 4 स्टार 5 स्टार। तो उसी तरह से ये मैंडेटरी नहीं है, ये क्या है, आपका वॉलेंट्री है। कार मेकर को, कंपनियों को बोला जा रहा है कि आप जो है इससे बनाइए कार, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, तो बोल रहा है इट इज़ मॉडल्ड ऑन द लाइन ऑफ द ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, तो सही है, यूनाइटेड नेशन का जो प्रोग्राम है उसके अंदर में है। बोल रहा है द टेस्टिंग अंडर भारत NCAP विल बी मैंडेटरी, भाई मैंडेटरी नहीं होगा, ठीक है, ये अनिवार्य नहीं है, ये स्वेच्छा से है, इसीलिए ये वाला गलत हुआ। फिर बोल रहा है इट इनविसाजेज द टॉप मोस्ट वेरिएंट ऑफ द मॉडल फॉर सेफ्टी टेस्टिंग। बोल रहा है सुरक्षा परीक्षण हेतु मॉडल के सबसे टॉप वेरिएंट के प्रशिक्षण की परिकल्पना की गई है। तो देखो भारत जो है वो डेवलपिंग देश है ना, तो ये टॉप वेरिएंट का टेस्ट नहीं करेगा कि भाई वो बहुत अच्छा हो। ऑलरेडी आपको पता है जो महंगी गाड़ी है ऑलरेडी उसमें सेफ्टी अच्छा होता है, तो जो उस मान लो टाटा का कोई मॉडल है तो उस मॉडल का सबसे जो लो ब्रांड रहे, मतलब लो मॉडल का, लो रेट का रहेगा ना गाड़ी, ठीक है, जैसे स्कॉर्पियो है तो स्कॉर्पियो का भी तो अलग अलग वेरिएंट आता होगा, तो जो सबसे बेस्ट वेरिएंट है तो ऑलरेडी सेफ्टी है उसमें ज़्यादा। तो जो उसका बेस गाड़ी है, बेस वेरिएंट है, बेस वेरिएंट मतलब जो सबसे बेसिक गाड़ी है उस मॉडल का, ठीक है, या उस वो गाड़ी के टाइप का, उसका ये टेस्ट करेगा। तो ठीक है, इसीलिए सबसे टॉप वेरिएंट का ये नहीं, सबसे जो बेसिक होगा ये इसका हमारा करेगा। ठीक है, तो इसमें वो बहुत सारा टेस्ट करेगा, वो देखेगा कि बच्चा को बैठने के लिए जगह है कि नहीं, या बच्चा बैठ रहा है तो चाइल्ड ऑक्यूपेशन प्रोटेक्शन कितना है, बच्चा अगर बैठ रहा है तो उसको प्रोटेक्शन कितना मिल सकता है उस गाड़ी में। फिर एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन कितना है, ठीक है, उसके बाद जितने भी और भी सेफ्टी टेक्नोलॉजी वो कितना यूज़ किया गया है उसमें, तो उसके आधार पर ये रेटिंग देगा। जो वॉलेंट्री है, स्वैच्छिक है, यूनाइटेड नेशन का जो प्रोग्राम है उसके मतलब सामंजस्य में है। MORTP जो मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है वो लेके आया है, और ये मैंडेटरी नहीं है, बेस वेरिएंट को ये टेस्ट करेगा। सिंपल, तो आंसर जो है हमारा ओनली 1 ही करेक्ट होगा, क्योंकि हमको एक ही स्टेटमेंट सही है, 4 का होगा 1। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बोल रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू ऑफ मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स इन 2024। 2024 में व्यापारिक माल निर्यात मूल्य के घटते क्रम में बताना है आपको। तो सबसे ज़्यादा कहाँ है एक्सपोर्ट और सबसे कम एक्सपोर्ट। ठीक, अगर आपको पता है कि हमारा सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट उन क्षेत्रों से होगा जो डेवलप्ड है, या फिर जो आपका समुद्र के किनारे है ना, या फिर जिसका बहुत ही मतलब जिसका इकोनॉमी बहुत डाइवर्सिफाई है। अगर कोई भी इसमें बोलेगा कि भाई चारों ऑप्शन में ये बताओ कि सबसे छोटा राज्य कौन सा है जिस पर कोस्टल एरिया नहीं है, तो आप देखोगे कि भाई तेलंगाना जो है वो सबसे कम है चारों में, है ना, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और यूपी में। यूपी का पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा, और अभी की सरकार बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है किस पे, एक्सपोर्ट पे। ठीक है, इसका मतलब जो 3 होगा वो सबसे कम होगा, तो आपको ये और दोनों ऑप्शन बचा। ठीक, अब हमको चुनना है कि 1 और 2 में गुजरात का ज़्यादा होगा कि महाराष्ट्र का ज़्यादा होगा। ठीक है, तो गुजरात जो दोस्तों मर्केंडाइज एक्सपोर्ट मतलब जो चीज़ को आप टच कर सकते हो, मर्केंडाइज उसको बोलते हैं, मतलब गुड्स, सर्विस नहीं गुड्स। तो गुड्स के एक्सपोर्ट में गुजरात जो है वो महाराष्ट्र से बहुत आगे है। गुजरात लगभग
130 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता है, वहीं महाराष्ट्र इसके आधा करता है, समझ लो 65 बिलियन डॉलर, ठीक है, राइट। उसके बाद थर्ड लेवल पे आता है तमिलनाडु, फोर्थ पे आता है कर्नाटक और 5 पे आता है उत्तर प्रदेश, ठीक है, राइट। हरियाणा पे जो है बहुत नीचे आता है, फिर उसके नीचे आपका मतलब हरियाणा, ठीक है, यूपी है, यूपी के नीचे आंध्र प्रदेश, फिर है हरियाणा, हरियाणा के नीचे आपका तेलंगाना, फिर उड़ीसा, ठीक है, और फिर वेस्ट बंगाल। तो ये सारा चीज़ है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 1 2 4 3, 1 2 4 3। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप महाराष्ट्र को मार कर सकते थे लेकिन नहीं ऐसा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर है 6। बोला रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू कॉन्स्टिट्यूट ए वर्किंग ग्रुप फॉर द बेस रिवीजन ऑफ करेंट सीरीज ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स, करेंटली द WPI इंडेक्सेस यूज विच वन एज बेस ईयर। हाल ही में भारत सरकार बोल रहा है कि हम लोग जो WPI का जो आधार वर्ष है करेंट प्राइस के लिए, उसको हम लोग उसका आधार वर्ष को चेंज करेंगे, ठीक है। अभी जो आधार वर्ष है दोस्तों 2011-12 है, तो भारत सरकार बोल रहा है कि हम लोग इसको चेंज करके 2022-23 लेके आएंगे। आपको पता है WPI में हम लोग महंगाई नापते हैं और किसके दृष्टि से, होलसेलर के दृष्टि से। इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ गुड्स को रखते हैं, सर्विस को नहीं रखते हैं, ठीक है। WPI को हम लोग इसमें तीन टाइप का आइटम होता है। एक होता है प्राइमरी आर्टिकल, प्राइमरी आर्टिकल मतलब प्राथमिक वस्तुएं, जैसे उसमें खाने की वस्तुएं, ना खाने की वस्तुएं, मिनरल, वो सब आएगा, मतलब जो नेचर से डायरेक्टली लिंक है, मिनरल, फाइबर, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ये। दूसरा होता है मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट, जिसको आप बनाते हो, ठीक है, प्राइमरी से जो बना रहे हो। और तीसरा जो होता है वो होता है फ्यूल एंड पावर। तो 3 टाइप का वस्तु जो है कैटेगरी है आपका WPI का होलसेल प्राइस इंडेक्स का, ठीक है, थोक मूल्य सूचकांक का, प्राइमरी प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट और फ्यूल एंड पावर। और सबसे ज़्यादा इसमें वेटेज का अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो आपका है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट का, सबसे ज़्यादा वेटेज है, ठीक है, याद रखना है। और WPI इंडेक्स जो था पहले इसका साल था 1952-53, फिर आधार वर्ष को 61-62 में चेंज किया, फिर 70-71, फिर 81-82, फिर 93-94, फिर 2004-05 और प्रेजेंट जो है वो 2011-12 है। और इसको बात कर रहा है कि इसको हम लोग चेंज करेंगे 2022-23 लेके आएंगे, क्योंकि 2021-22 में जो 11-12 में जो महंगाई का आधार वर्ष होगा दोस्तों, वो 2022-23 में बहुत चेंज हो गया हुआ, इसीलिए वर्तमान के वास्तविकता को दिखाने के लिए जो है हम लोग आधार वर्ष को 2022-23 में चेंज कर रहे हैं बेस ईयर को। तो 6 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 7। बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग्स आउट द लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स रिपोर्ट। बोल रहा है विभिन्न राज्यों में जो लॉजिस्टिक सुगमता है, लॉजिस्टिक मतलब सामान का माल ढुलाई के लिए जो रिपोर्ट एक लेकर आता है, तो कौन सा मंत्रालय लेके आएगा बताइए। जिसको लॉजिस्टिक हम लोग किस में देखते हैं, हम लोग देखते हैं सामान का लॉजिस्टिक, है ना, और उसमें हम लोग देखेंगे व्यापार की दृष्टि से, तो इसको कौन लेके आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, सिंपल बात है। चारों ऑप्शन अगर नहीं भी पता है तो भाई रोड ट्रांसपोर्ट को थोड़ी उतना मतलब है माल ढुलाई से, वो तो आपको देखिए कि हाईवे ठीक ठाक है नहीं। अगर लॉजिस्टिक माल ढुलाई देख रहे हैं मतलब पैसा की दृष्टि से देख रहे हैं, वाणिज्य की दृष्टि से, इसलिए कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री जो है इस रिपोर्ट को लेके आती है, ठीक है, 2024 का, ठीक। ये राज्यों का है और केंद्र शासित प्रदेश का भी है। तो इसमें जो सबसे टॉप लेवल पे है उसको, जो राज्य है ना, उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक अचीवर, दूसरा फास्ट मूवर और तीसरा एस्पायर। एस्पायर मतलब आकांक्षी, मतलब जो पिछड़ा राज्य, जैसे वेस्ट बंगाल, मणिपुर, ठीक है। फास्ट मूवर मतलब पिछड़ा नहीं है, मतलब एस्पायर कर रहा है आगे बढ़ने का। फास्ट मूवर मतलब इसमें फर्स्ट है आंध्र प्रदेश, ठीक है। एस्पायर में फर्स्ट में है केरला, और जो अचीवर है, जो अचीव कर चुका है या अच्छा है, वो है गुजरात, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पूरे राज्यों को 3 कैटेगरी में बांटता है, अचीवर, फास्ट मूवर और एस्पायर, ठीक। कौन लेके आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री लेके आता है। इसके भारत वर्ल्ड बैंक का एक इंडेक्स है, उसको बोलते हैं लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो लॉजिस्टिक जो परफॉर्मेंस इंडेक्स है वर्ल्ड बैंक है, उसी को उसी को सामंजस्य में लाते हुए भारत सरकार एक लीड्स रिपोर्ट लेके आता है, ठीक है। तो ये याद रखना है। कौन है 7 का आंसर, सी। क्वेश्चन है 8। बोल रहे हैं कि ऑन द ओकेजन द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग कंट्री
Quad country reiterated their fundamental commitment to humanitarian assistance and डिजास्टर रिलीफ इन दिस कॉन्टेस्ट हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड मेंबर। तो हाल ही में भारत सरकार मतलब जो क्वाड है उसने बोला है कि हम लोग जो है मानव सहायता के लिए काम करेंगे और आपदा पर संरक्षण के लिए। क्वाड का देश कौन है? तो क्वाड जो है बहुत ही पुराना संस्था है दोस्तों, है ना। ये हमारा जो हम बोल सकते हैं कि बना कब था, जब सुनामी आया था तो उस समय चर्चा हुआ था कि क्वाड ऐसा ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद क्वाड जो है वो बनता है। इसमें 4 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, जापान है, इंडिया है और अमेरिका है। तो टोटल जो है इसमें से ऑप्शन में से 3 कंट्री हैं, ओनली 3 इसका करेक्ट होगा, ठीक है। चौथा देश कौन है? अमेरिका हमारा देश है। हाल ही में इसका जो एक मीटिंग हुआ वो कहाँ हुआ? अमेरिका में हुआ, ठीक है, क्वाड का मीटिंग। और नेक्स्ट मीटिंग जो क्वाड का होगा वो कहाँ होगा? इंडिया में होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 8 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी। क्वाड जो है वो है ना, वो मिलिट्री अलायंस टाइप का नहीं है, ठीक है, ये इकोनॉमिक अलायंस या फिर एक तरह का कॉपरेशन के लिए बनाया गया, टेक्नोलॉजी सपोर्ट के लिए। ये कोई डिफेंस और मिलिट्री अलायंस नहीं है जैसा नाटो है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। बोल रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ई वे बिल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ई वे बिल के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पे विचार करना है, ठीक है। देखो ई वे बिल का जीएसटी से ये रिलेटेड है, ठीक है ना। ई वे बिल जो है जैसे सामान जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है दोस्तों, तो उसके साथ बिल भी उसको देना पड़ता है, ठीक है, ताकि उस बिल में लिखा होता है कितने का सामान है और हमने जीएसटी दिया है कि नहीं, ताकि गाड़ी रुके, अगर हाईवे पे रोके पुलिस वाला तो जीएसटी का बिल दिखा के वो सब उसको अलाउ रहेगा जाने का। तो उसको बोलते हैं ई वे बिल, ठीक है। ई वे का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वे, ठीक है। और ये आपका एक परमिट है, एक तरह का परमिट दिया जाता है जो आपका इंटर स्टेट, ठीक है, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य अगर आपका सामान जा रहा है तब, ठीक है, और या तो फिर इंट्रा स्टेट राज्य के अंदर, दोनों के लिए है, ठीक है। और किसके लिए है? जो अगर सामान आप 50,000 रुपया से अधिक का लेके जा रहे हो तब, ठीक है, और 10 किलोमीटर से जब अधिक दूरी जा रहे हो तब, तो उसके लिए ई वे बिल हमारा है, ठीक है। बोल रहा है ई वे बिल इज मैंडेटरी फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अक्रॉस स्टेट जो है बॉर्डर्स इन इंडिया। तो दोस्तों ये सही है, अगर आप सामान जो है इंडिया के बॉर्डर में एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं, है ना, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य या राज्य के अंदर में सामान लेके जा रहे हैं 50,000 रुपया से अधिक का, 10 किलोमीटर से अधिक दूरी का, तो आपको ई वे बिल जो है वो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये एकदम सही है, कोई डाउट नहीं है। फिर बोल रहा है इट कैन बी इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड थ्रू जीएसटीएन नेटवर्क। नाम ही इसका इलेक्ट्रॉनिक है, तो सही बात है, इसको आप जीएसटीएन नेटवर्क से जो है कर सकते हैं, सही है। बोल रहा है एन ई वे बिल इज वैलिड टिल द गुड्स रिमेन अनडिलीवर्ड। ई वे बिल तब तक लागू होता है जब तक सामान आपका जो है डिलीवर नहीं हो जाता है, तो ये गलत है। जनरली जो ई वे बिल है वो 1 दिन के लिए लागू होता है, हर 100 किलोमीटर के लिए 1 दिन उसकी वैलिडिटी होती है। तो अगर हमारा गाड़ी 300 किलोमीटर गया तो 3 दिन के लिए ई वे बिल आपका वैलिड होगा। मतलब अभी आप जनरेट करके ले जा रहे हो तो सामान आपका 3 दिन तक, अगर 300 किलोमीटर तक जा रहा है तो हर 100 किलोमीटर के लिए 1 दिन वैलिडिटी आपका रहता है, तो 3 दिन रहेगा। अगर आप सामान को 500 किलोमीटर तक लेके जा रहे हो तो 5 दिन तक आपका ई वे बिल रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि सामान जब तक डिलीवर नहीं हुआ तब तक, उससे नहीं रिलेटेड, ये रिलेटेड है डिस्टेंस से। हर 100 किलोमीटर के लिए 1 दिन आपको वैलिडिटी रहेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ना कि कितने समय के लिए कर रहे हो वो नहीं, कितना डिस्टेंस कर रहे हो, ठीक है। कुछ जो चीज़ें हैं उसको ई वे बिल के दायरे में नहीं रखा गया, जैसे जो पेरिसेबल आइटम है, जैसे दूध है, मीट है जो सड़ जाता है, उसके लिए ई वे बिल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे सोना चांदी के लिए भी ज़रूरत नहीं पड़ती। एक तो पेरिसेबल आइटम के लिए नहीं पड़ेगा, सोना चांदी के ज्वेलरी के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जो कुकिंग गैस है, एलपीजी सिलेंडर, ठीक है, उसके लिए नहीं है। कच्चा जो सिल्क होता है, रेशम, कच्चा रेशम, रॉ सिल्क, उसके लिए नहीं है। ऊन के लिए, ऊल के लिए नहीं है। और जो हथकरघा उद्योग का सामान होता है, हैंडलूम्स, उसके लिए भी नहीं है, ठीक है। तो ये जो है स्टेटमेंट गलत है। तो कितने सही हैं बताओ? 2 ही स्टेटमेंट सही है, तो 9 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग आज 20 क्वेश्चन कर लिए हैं, है ना, 291 से 291 से 300 तक, और 301 से लेकर 310 क्वेश्चन तक हमने आज किया। पहला है रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर पेड ट्रिब्यूट टू द रानी वेलू नचियार ऑन हर बर्थ एनिवर्सरी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हाल ही में प्रधानमंत्री ने रानी वेलू नचियार को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है, ठीक है। तो इसके बारे में है, तो देखो रानी जो वेलू नचियार थी दोस्तों, ये आपका 1730 से लेकर 1796 का इनका समय था, ठीक। ये तमिलनाडु का जो रामनाथपुरम का ये जो एरिया है वहाँ की वो रानी थी। और रामनाथ वहाँ पे एक रामनाथ साम्राज्य हुआ करता था,
उनसे ये उनकी बच्ची थी, उनकी वहाँ के जो राजा था वहाँ की बच्ची थी, मतलब महारानी रानी थी, राजकुमारी थी, ठीक है। और तमिल के लोग जो हैं तमिलनाडु में इनको वीरा मंगई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीरा मंगई, ठीक है। याद रखना है आपको। इनको बहुत सारा भाषा आता था, इंग्लिश आता था, फ्रेंच आता था, उर्दू आता था, ठीक है। इन्होंने जो है ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में लड़ी थी, और हैदर अली जो था, टीपू सुल्तान हैदर अली जो था मैसूर का राजा, ठीक है, उसके साथ भी सहयोग करके ब्रिटेन के विरुद्ध में उन्होंने लड़ाई लड़ा था, ठीक है। और ये पहला व्यक्ति थी, ठीक है, जिन्होंने ह्यूमन बॉम्ब बनाया। ह्यूमन बॉम्ब मतलब समझ रहे हो, आदमी जब होता है ना जो अपने शरीर पे बम लेके किसी को उड़ाने का करता है, तो ये पहला आर्मी बनाई, फर्स्ट आर्मी महिला सैनिकों का, जो पूरी तरह से ट्रेंड था और जो मानव बॉम्ब ले जा सकता था, मतलब आदमी खुद बम डाल के किसी को उड़ा सकता था। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है सी रूल्ड ओवर द शिवा गंगाई किंगडम, ठीक है, ये भी याद रखना है। तो ये रमनाथ किंगडम पे का राजा का बेटा तो था, रांडिया का बेटी तो थी, साथ ही साथ जब इनकी शादी हुई थी शिव गंगाई के राजा से, तो वहाँ की रानी बनी थी, और जब उनके हस्बैंड का डेथ हुआ, ठीक है, तो वहाँ पे फिर वो रानी भी उसकी बनी थी, तो एकदम सही है। फिर बोल रहा है कि हैदर अली ने कोलैबोरेट किया इसके साथ अंग्रेज़ के लड़ने में, तो ये भी जो है वो सही है। तो कौन सा कथन सही है बताओ? दोनों का दोनों सही है, तो 10 का आंसर हो जाएगा सी। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने 20 क्वेश्चन किया, ठीक है, और अभी तक हम लोग 310 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। हमारा टारगेट है प्रीलिम्स के पहले तक 3 से 4 क्वेश्चन को करने का, ठीक है। तो धीरे धीरे क्वेश्चन का संख्या बढ़ाएंगे, हम लोग डेली 15-20 क्वेश्चन कर रहे हैं। आपको भी आसानी लग रहा होगा और चीज़ें समझ में भी आ रही होगी, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि फीडबैक कि कैसा आपको क्लास लग रहा है, ठीक है। जो लोग चैनल पर नए हैं वो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मुझे वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आता है, कमेंट हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, तो सारा नोटिफिकेशन आपको आएगा। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए, अच्छे से मन लगा पढ़िए। गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। कल मिलते हैं दोस्तों, फिर से हम लोग कल 15, 20, 25 क्वेश्चन करेंगे।